हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देवनागरी लिपि पढ़ेंगे। देखिए, जो भी आपको परीक्षा देना हो जिसमें हिंदी भाषा आती है या हिंदी भाषा विज्ञान आता है, उसमें देवनागरी लिपि पूछी जाती है। देवनागरी लिपि क्या है, इस लिपि का उद्भव कैसे हुआ है और इस लिपि की क्या विशेषता है, आज के वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करूँगी। और ये वीडियो आपको बहुत तरह से फ़ायदेमंद होगा। हर एग्जाम में देवनागरी लिपि के बारे में पूछा जाता है। जिन भी परीक्षाओं में हिंदी भाषा सम्मिलित है, चाहे वो बीएड की हो, टेट हो, सीटेट हो, नेट के एग्जाम में भी आपको इस तरह के प्रश्न मिल जाएंगे जो कि देवनागरी लिपि से संबंधित है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो हम ये जान लें कि लिपि है क्या। लिपि जो कि भाषा का एक आधार है। भाषा जब हम मौखिक रूप में प्रयोग करते हैं अपने विचारों का, भावों का आदान प्रदान, तो ये भाषा है। भाषा को जब स्थायी रूप हम प्रदान करते हैं, स्थायी रखने के लिए हमें क्या करना होगा, उसे सहेजना होगा, उसका संरक्षण करना होगा। इसके लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है और उन्हीं ध्वनि चिन्हों को, जो कि प्रत्येक भाषा के लिए अलग अलग ध्वनि चिन्ह होते हैं, वही लिपि कहलाते हैं। शुरुआत में जब ध्वनि चिन्ह बनाए गए होंगे तो सबसे पहले कुछ चिन्हों को एकत्रित किया होगा। उन चिन्हों के द्वारा ध्वनि को व्यक्त किया गया होगा। उसके बाद में धीरे धीरे एक ऐसा समय भी आया जब कुछ चित्रों के माध्यम से हम भाषा को व्यक्त करते थे। इसके बाद वो चिन्ह, जैसे चिन्ह है, चिन्ह के बाद में चित्र आए। चित्रों के द्वारा अपने भावों को, विचारों को, अपनी अभिव्यक्तियों को लोग अभिव्यक्त करने लगे। चित्रलिपि आज के समय में जो चीन में वर्तमान लिपि है, उसमें भी चित्रलिपि के कुछ उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। चित्रलिपि के बाद में भावलिपि आई। भावलिपि भी इतनी ज़्यादा समृद्ध नहीं थी जिससे कि व्यक्ति अपने हर बात को उसमें लिपिबद्ध कर पाता, लिख पाता। बाद में आके कुछ चिन्ह इस तरह के एकत्रित कर लिए गए जो कि भाषा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाते थे, वही हमारी लिपि। देखिए, इसी प्रकार धीरे धीरे जब और शिक्षित लोग, बुद्धिमान लोगों ने उसमें और ज़्यादा सुधार किया, उसके आकार को जैसे जैसे वो बढ़ाते चले गए, उसमें सुधार करते चले गए, तो यही धीरे धीरे हमारी आज की लिपि के रूप में हमारे सामने है। तो ये है एक जर्नल जो उसका उद्भव था लिपि का, ये मैंने आपको बताया। हमारे देश की लिपि, हमारे देश की मुख्य भाषा हिंदी है और हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि। सबसे पहले जब हमारे वेद पुराण लिखे हुए, पौराणिक चीज़ें आई हमारे पास, वैदिक ग्रंथ आए, ये सारे संस्कृत भाषा में होते थे। संस्कृत भाषा से ही ये जो देवनागरी लिपि है वो संस्कृत भाषा की भी लिपि है। तो सबसे पहले ये देवनागरी लिपि संस्कृत में प्रयोग होती थी और मानते हैं कि इसका सबसे प्राचीन लिपि है, जो भारत की सबसे प्राचीन रूप है इसका, ये ब्राह्मी लिपि के रूप में है। ब्राह्मी लिपि से ही धीरे धीरे वर्गीकरण होता गया और जो आज की हमारी हिंदी है, आज की हमारी देवनागरी लिपि है, वो धीरे धीरे इस रूप को प्राप्त कर पाई है। इसमें बहुत सारे विद्वान लोगों का, भाषा विद्वानों का अथक प्रयास रहा है जो आज का स्वरूप हमें प्राप्त हुआ है। देख लेते हैं हम इसका, अपनी देवनागरी लिपि का उद्भव देख लेते हैं एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से। सबसे पहले हमारी देवनागरी लिपि जो सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है, ब्राह्मी लिपि है। देश की सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि अशोककालीन समय में भी इसी लिपि में शिलालेखों पर लेख लिखे गए हैं। तो ब्राह्मी लिपि का ही रूप था ये अशोककालीन ब्राह्मी लिपि। इसके बाद में गुप्त काल आए। गुप्त काल के टाइम पर भी बहुत सारी उनमें परिवर्तन हुए, जैसे मैंने बताया है, उस समय के लोगों ने उस भाषा में, उस लिपि में कुछ परिवर्तन किया और उसे समृद्ध करते गए। तो गुप्तकालीन लिपि या गुप्त काल में जो भाषा प्रयोग की जाती थी वो भी ब्राह्मी लिपि है, या इसे गुप्त लिपि भी हम कहते हैं। इसके दो भाग आते हैं ब्राह्मी लिपि के उत्तरी ब्राह्मी लिपि और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। जब उत्तर भारत में
ब्राह्मी लिपि आई तो वो उत्तरी ब्राह्मी लिपि हुई, और जब दक्षिण भारत में गई तो वो दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। देखिए, पहले मैं दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का बताया। दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में 4 भाषाएं हैं। दक्षिण की प्रमुख भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। इन 4 भाषाएं दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से निकली। उत्तर भारत में देखिए, उत्तर भारत में कुछ शब्दों में उत्तर भारत में परिवर्तन होता रहा, लिपि के स्वरूप में परिवर्तन होता रहा, कुछ शब्दों में परिवर्तन होता रहा, जिससे कि वह लिपि एक कुटिल लिपि के रूप में परिवर्तित हो गई। कुछ अक्षर क्लिष्ट हो गए, कुछ वर्ण कठिन हो गए, इसलिए इसे कभी उत्तरी ब्राह्मी लिपि को कुटिल लिपि भी कहीं कहीं कहा जाता है। उत्तर ब्राह्मी लिपि के 2 भाग हुए, पहला है शारदा और दूसरा है नागरी। नागरी लिपि ईसा से 10वीं शताब्दी तक नागरी लिपि का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए, शारदा से कुछ भाषाएं बनी। शारदा लिपि से कश्मीरी, शारदा टाकरी और गुरुमुखी, ये 3 भाषाएं जो कि उत्तर भारत में ही थी। ये शारदा लिपि जो कि ब्राह्मी लिपि का ही एक भाग है, शारदा लिपि, उससे ये 3 भाषाएं निकली, कश्मीरी, शारदा टाकरी और गुरुमुखी। अब नागरी लिपि, जो इसका टाइम आपको मैंने बताया था, ईसा से 10वीं शताब्दी तक नागरी लिपि का प्रयोग होता था। तो उससे कुछ भाषाएं बनी। उससे जो प्रमुख भाषाएं हैं वो सबसे पहली हमारी देवनागरी लिपि। नागरी लिपि का लगभग 12वीं शताब्दी तक नागरी लिपि देवनागरी लिपि में परिवर्तित हो चुकी थी। तो 12वीं शताब्दी में नागरी लिपि देवनागरी लिपि थी। इसके साथ ही गुजराती, कैथी, महाजनी, प्राचीन बंगाली, वर्तमान बंगाली भी, मैथिली, उड़िया, आसामी, नेपाली आदि भाषाएं भी नागरी लिपि से ही निकली हैं। ठीक है बच्चों, अब है ये आपको इसका वर्गीकरण मैंने बता दिया है। अब आपको ये बताती हूँ कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। गुजरात के राजा जयभट्ट। नागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है। सबसे पहले नागरी लिपि का प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट ने किया था, जिसके हमें साक्ष्य मिलते हैं। देखिए, इस लिपि का नाम देवनागरी लिपि क्यों पड़ा, इसमें भी बहुत सारे पक्ष हैं। कुछ लोगों ने कहा, पहले कहा जाता था कि देवताओं की भाषा संस्कृत है, उस समय संस्कृत भाषा ज्यादा प्रयोग की जाती थी, इसी में हमारा सारा वैदिक साहित्य था, जितने भी वेद थे वो संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी, और संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है, इसलिए इसे देवनागरी यानी देवताओं की भाषा, इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। बौद्ध साहित्य में भी कहीं हमें साक्ष्य मिलते हैं। एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है ललित विस्तार। ललित विस्तार में भी ये कहा गया है कि ये नागों की भाषा है। नागों की भाषा होने के कारण, नागों की लिपि होने के कारण इसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। और कुछ साक्ष्य हमें मिलते हैं जिसमें हम इसके नाम को, जो इसका जो नाम है देवनागरी लिपि, उसको रखने के लिए बहुत सारे और भी मत हैं कि इसका नाम देवनागरी क्यों पड़ा, वो आपको बताती हूँ। ये जो देवनागरी लिपि है वो नगरों की लिपि है, नगरों के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली, प्रयोग की जाने वाली लिपि है, इसलिए इसको नागरी लिपि कहा जाता है। एक और हमारे सामने साक्ष्य आता है कि गुप्त लिपि से ये विकसित हुई है। गुप्त से आपने देखा, गुप्त काल में भी ब्राह्मी लिपि ही बोली जाती थी, और उसको उन्होंने बताया है कि गुप्त काल में जो चंद्रगुप्त राजा थे, राजा चंद्रगुप्त, उनको देव की उपाधि दी गई थी, और उनका जो राज्य था पाटलिपुत्र राज्य को नगर की उपाधि दी जाती थी, नगर कहा जाता था। इसलिए चंद्रगुप्त को देव और पाटलिपुत्र को नगर कहा जाए तो हम इसे देवनागरी लिपि, कुछ लोगों का मत है कि इसलिए इसका नाम देवनागरी लिपि पड़ा। एक और मत दिखाई देता है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर इसका नाम देवनागरी लिपि पड़ा। गुजरात में नागर ब्राह्मण थे, वो इसे प्रयोग करते थे नागरी लिपि को, इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। और अगला मत है कि नागर कला शैली के आधार पर डॉक्टर धीरेन्द्र है, उन्होंने ये बताया है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, इनका मत है कि गुजरात के नागर कला शैली के आधार पर इसका नाम
नागरी लिपि पढ़ा या देवनागरी लिपि पढ़ा। एक पक्ष ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये देव भाषा संस्कृत जो देवताओं द्वारा प्रयोग की जाती थी, इसलिए इसका नाम नागरी लिपि पढ़ा, देवनागरी लिपि पढ़ा। तो ये कुछ मत हैं, इनमें से आपको कुछ मत ऐसे हैं जिन्हें हम वैसे सभी को माना जा सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने इन्हें बताया है, इसके साक्ष्य इकट्ठे किए हैं और बताया है कि इसका नाम देवनागरी है, तो उन्होंने अपना पक्ष रखा है। और हम भी अगर देख के कह सकते हैं तो ये सारे कारण ऐसे हैं जिनके कारण हमारी लिपि को देवनागरी लिपि कहा जा सकता है। ठीक है, तो आपने देखा देवनागरी लिपि का वर्गीकरण और देवनागरी लिपि के विभिन्न मत, ये इसके नाम के पक्ष में क्या है। अब मैं आपको इसकी जो विशेषताएं हैं, देवनागरी लिपि की क्या विशेषताएं उसको बताती हूँ। अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि हमारी लिपि की क्या विशेषता है, या कोई वैज्ञानिक लिपि क्यों होती है, किसी लिपि को हम वैज्ञानिक कैसे कह सकते हैं। तो उसके लिए कुछ लिपि में कुछ विशेषताएं होना जरूरी है। तो इन विशेषताओं को मैंने आपको शॉर्ट में लिख रखा है और वो आपको मैं अभी समझाती हूँ। पहली विशेषता है हमारी देवनागरी लिपि की कि ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। हमारी देवनागरी लिपि जो कि हमारी हिंदी भाषा की लिपि है, हिंदी हमारे देश की प्रमुख भाषा है, और उस भाषा को हम कैसे लिखते हैं, बाईं से दाईं ओर। ये किसकी प्रमुख विशेषता है कि ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि है। दूसरा, एक सबसे बड़ी विशेषता इसकी उच्चारण के अनुरूप इसमें लिखा जाता है। उच्चारण के अनुरूप इसमें लेखन होता है, जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है जो अन्य भाषाओं में उतनी देखने को नहीं मिलती है जितनी कि हमारी भाषा हिंदी में। जितने भी शब्द हैं उन सब के उच्चारण अलग हैं और उनको लिखने का एक ही तरीका है। का बोलेंगे तो हम का ही लिखेंगे, उसे जितनी बार भी प्रयोग किया जाएगा उसे उसी तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, ये हमारी भाषा की बहुत बड़ी विशेषता है। देखिए, रोमन लिपि में ये विशेषता नहीं है। हम कभी कभी का उच्चारण करते हैं और लिखते, जब हमें रोमन लिपि लिखना है, इंग्लिश लिखना है, तो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आजकल इंग्लिश ली जाती है, अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। उसमें आपने देखा होगा कितनी जगह आप कुछ बोलते हैं और उसका उच्चारण से कोई मतलब नहीं है। जैसे आप साइकोलॉजी बोल रहे हैं, साइकोलॉजी लिखा जा रहा है तो साइकोलॉजी कौन से वर्ड से स्टार्ट होती है, एस से स्टार्ट ना होकर पी से स्टार्ट होती है। तो कहीं कोई तालमेल नहीं है बोलने में। बहुत सारे, आप नाइफ लिखते हैं, नाइफ किससे स्टार्ट होता है, के से। राइट है, राइट को लिखने के दो तरीके हैं, आप डब्ल्यू से भी स्टार्ट करते हैं, आर से भी स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी भाषा में इस तरह की अस्पष्टता कहीं नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तीसरा है हमारा स्वर और व्यंजन के लिखने का जो इसकी विशेषता है, स्वर और व्यंजनों के रूप में। देखिए, जब आप हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजनों की बात करते हैं तो स्वर वो ध्वनियां हैं जिन्हें बोलते समय कहीं भी कोई जिन्हें बोलते समय कोई रुकावट नहीं होती है। ठीक है, बिना रुकावट के जिन्हें बोला जा सकता है, जिनकी सहायता और किसी शब्द के द्वारा, जिन्हें बोलने में हम किसी और शब्द की सहायता नहीं लेना पड़ती है, वो हमारे स्वर होते हैं। ठीक है, और व्यंजन वो हैं जिन्हें बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। तो जो स्वर हैं उनके लिए आपने देखा है कि आ से लेके आहा तक एक अलग अलग शब्द भी दिया हुआ है जिसको हम बता सकते हैं, अलग वर्ड है उनके बोलने के लिए। इसके अलावा उनके लिए एक मात्रा भी दी है। आ से लेके आहा तक आप उसे मात्रा के रूप में भी दर्शा सकते हैं, जो हम लिखते समय हमें कोई दो शब्दों का प्रयोग नहीं। आपको अगर राम लिखना है तो ये नहीं है कि आपको राम लिखने के लिए किसी और, रा को लिखने के लिए किसी और शब्द की सहायता लेना पड़े। आप रा लिखते हैं और आ के स्वर की मात्रा बड़ा लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके स्वर, और ऐसी व्यंजनों में होता है। व्यंजनों में आपने देखा है कि व्यंजनों में क्या होता है कि जब हम व्यंजन लिखते हैं तो व्यंजनों के भी उत्पन्न होने का उनका एक अलग स्थान है। जैसे आप का बोलते हैं, का आपके अलकंठ से स्टार्ट होता है, और अक्षर हैं, बहुत से अक्षर हैं जो हमारे तालु से स्टार्ट होते हैं, कुछ हमारे दांतों से। तो इसको लिखने का एक बहुत ही अलग तरीका है। एक तरह के व्यंजनों को एक वर्ग में रखा गया है, दूसरे तरह के व्यंजनों को दूसरे वर्ग में रखा गया है। तो ये हमारी वर्णमाला बहुत ही ज़्यादा
व्यवस्थित रूप से रखी गई है, जो हमारी हिंदी भाषा की या देवनागरी लिपि की बहुत बड़ी विशेषता है। अगला है हमारा लचीलापन। लचीलापन किसी भी भाषा की या किसी भी लिपि की बहुत बड़ी विशेषता होती है। लचीलापन यानी उसमें सुधार की उतनी ज़्यादा गुंजाइश। हिंदी भाषा में समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होता गया और वो धीरे धीरे समृद्ध बनती गई। समृद्ध कैसे बनी? अपने व्यवहार के कारण, उसका जो उसकी प्रवृत्ति है, उसकी प्रकृति है, लचीलापन इसके कारण। जैसे कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो आजकल हिंदी भाषा में बहुत अच्छी तरह से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कॉलेज है, हॉस्टल है। इन सबको पहले हिंदी में लिखना मुश्किल था, पर हिंदी में इनके लिए एक अलग से एक अर्धचंद्र का एक साइन दे दिया गया है। उसकी सहायता से हम इन चीजों को प्रयोग करने लगे, क्योंकि हमारे यहाँ ओ की ध्वनि है और औ की है। ओ के लिए हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं था, तो जैसे कॉलेज, हॉस्टल, बॉस, इन सबको लिखने के लिए हमें अर्धचंद्र दे दिया गया है। उनका प्रयोग करके हम उन्हें लिखते हैं। जैसे एक और है नुक्ता का प्रयोग हम करने लगे हैं फारसी भाषाओं को लिखने के लिए। उर्दू अरबी भाषाओं को लिखने के लिए हम नुक्ता का प्रयोग करने लगे हैं। जैसे और बहुत सारी और भी भाषाओं का हम अपनी भाषा में प्रयोग करने लगे हैं, जिससे कि हमारी भाषा बहुत ज़्यादा समृद्ध होती जा रही है। ठीक है, इसे हम वैज्ञानिकता से भी जोड़ सकते हैं। वैज्ञानिकता वो भाषा वैज्ञानिक होती है जिसमें ये सारी विशेषताएं उपस्थित हैं। चाहे वो एक जो उच्चारण होता है वही लिखा जाता है, चाहे उसका ये हो कि स्वर और व्यंजन सब अलग हैं और उन सब के बोलने का एक स्थान है, उन्हीं स्थानों से वो ध्वनियां निकलती हैं। जैसे मैंने ये बताया था, का से लेके सा तक सभी के अलग अलग स्थान दिए हैं और सबका एक निश्चित क्रम है। जैसे पहले कंठ से निकलने वाले व्यंजनों को रखा गया है, फिर मूर्धन से, फिर तालव्य से, फिर दंत से, इसके बाद होठ से निकलने वाले व्यंजनों को रखा गया है, फिर नासिका से निकलने वाले व्यंजनों को रखा गया है। तो एक वैज्ञानिक क्रम प्रदान किया गया है, हमारी पूरी वर्णमाला में इसका ध्यान रखा गया है। तो ये एक हमारी देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता को सिद्ध करता है। अगली विशेषता है इसकी मात्रात्मक लिपि। ये इसमें मात्राएं लगाई जाती हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि जितने भी हमारे स्वर हैं उन स्वरों की कुछ निश्चित मात्रा है, तो उस स्वर को हम बार बार प्रयोग न करके उसकी मात्रा के द्वारा हम अपने शब्दों को लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है, ये मात्रात्मक लिपि है। दूसरा है अक्षर की सुडोलता। हिंदी भाषा के जो अक्षर हैं, जो देवनागरी लिपि के अक्षर हैं, वो बहुत सुडोल हैं, देखने में सुंदर लगते हैं और भाषाओं की अपेक्षा हमारी भाषा देखने में ज़्यादा आकर्षक लगती है। तो ये भी किसी भी भाषा की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। फिर है समृद्ध। ये भाषा बहुत समृद्ध है। विश्व के किसी भी ध्वनि का आप हमारी भाषा में या देवनागरी लिपि में से लिखी जा सकती है। कोई भी ऐसी ध्वनि नहीं है जिसको हम देवनागरी लिपि द्वारा चिन्हित न कर सकें। और बहुत सारे इसमें हर तरह की भाषाओं को हम अनुवाद कर सकते हैं, दुनिया की किसी भी भाषा को हम इससे अनुवाद कर सकते हैं। तो ये हमारी भाषा बहुत ही समृद्ध भाषा है। फिर है अनुनासिक और अनुस्वार। अनुनासिक जो मात्राएं होती हैं, चंद्र बिंदु अनुनासिक कहा जाता है। अनुस्वार अंग की बिंदी, इनके लिए भी हमारे एक अलग चिन्ह बता दिए गए हैं। आपको अंग अनुस्वार लगाना है तो आपने कुछ लिखना है आपको जिसमें अनुस्वार का उच्चारण हो रहा है, तो हम पूरा शब्द न लिखकर एक अंग की बिंदी लगा देते हैं। अंगूर लिखना है तो हमने 2 वर्णों को न लिख के अंगूर, इससे वो जगह भी कम घेरते हैं और देखने में भी वो सुंदर लगते हैं। और उनके लिए स्पेशल स्थान भी है, कोई विशेष स्थान भी है जिसे हम उनको दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं हम, उससे भी हमारे जगह की बचत होती है और देखने में भी सुंदरता बढ़ जाती है। तो ये भी हमारी भाषा की विशेषता है, हमारी देवनागरी लिपि की बहुत बड़ी विशेषता है। इनके लिए दोनों के लिए अलग अलग ध्वनियाँ होती हैं जिनको हम कहीं जहाँ अनुस्वार लगाना है वहाँ हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, जहाँ हमें अनुनासिक लगाना है, चंद्रबिंदी लगाना है, वहाँ हम चंद्रबिंदी का प्रयोग करते हैं।
फिर है उच्चारण में स्पष्टता। देखिए, इस जो देवनागरी लिपि है उस भाषा के उच्चारण में बिल्कुल स्पष्टता है। आपको कहीं ये नहीं सोचना है कि ये वर्ड ऐसा है जिसका उच्चारण नहीं हो पा रहा है। जैसे आप इंग्लिश भाषा में देखते हैं, यहाँ पीयूटी पुट भी हो रहा है, और बहुत सारे ऐसी हैं जहाँ पर पुट की जगह बीयूटी बट है, पीयूटी पुट है, और कहीं कहीं हम देखते हैं कि यू की जगह आ का उच्चारण होता है। तो इस तरह की जो एक कंफ्यूजन है वो हमारी हिंदी भाषा में नहीं है। जैसे अभी मैंने एक और एग्जांपल आपको दिया था कि WRIT राइट लिखते हैं और हम RIGIT भी राइट लिखते हैं। तो इस तरह के शब्दों में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है, जो भी हम बोल रहे हैं वही हम लिख रहे हैं। अगर वर्ड आपको खा सुनाई दे रहा है तो आपको इस पता है कि ये खा अक्षर द्वारा ही लिखा जाएगा। हमारे यहाँ आधे अक्षर अलग स्थान दिया गया है, संयुक्त अक्षरों को अलग स्थान दिया गया है। तो हर तरह के अक्षरों में, वर्णों में स्पष्टता है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, और हमें पता रहता है कि ये ऐसे ही सही लिखा जाएगा। फिर है मूक वर्ड नहीं है इसमें। मूक वर्ड क्या होते हैं? साइलेंट वर्ड। इंग्लिश में आपने साइलेंट वर्ड देखे होंगे बहुत सारे, जैसे मैंने साइकोलॉजी आपको बताया था। अब साइकोलॉजी में पी साइलेंट है, ऐसा हमारे हिंदी में कहीं नहीं होता। नाइफ में के साइलेंट है। तो इस तरह की व्यवस्था हमारी हिंदी भाषा में नहीं है, जो उसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि हमारी देवनागरी लिपि में कोई भी शब्द साइलेंट नहीं है, कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसका उच्चारण न किया जाए। जितने शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं उनको लिखने के लिए चिन्ह है, और जितने भी चिन्ह लिखे गए हैं उनकी कोई ना कोई एक ध्वनि है। तो ये हमारी देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि बनाने के लिए इतनी विशेषताएं हैं ये सारी, जिससे कि हमारी लिपि जो देवनागरी लिपि है वो एक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। ठीक है, तो ये हमारी लिपि की विशेषता है। इसके अलावा भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हमारी लिपि में है। ठीक है, तो इन सबको आप देखिए, पढ़िए। और इसके अलावा देवनागरी लिपि में और भी बहुत सारी, जैसे देवनागरी लिपि का मानकीकरण अभी मैंने नहीं बताया है, तो मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगी इसमें उसका मानकीकरण बताऊंगी। इसमें कुछ धीरे धीरे कुछ विद्वानों ने और इसमें परिवर्तन किए हैं, कुछ और सुधार आए हैं इसमें। उन चीज़ों के बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगी।